वहां 16 साल का लामीन यमाल बार्सिलोना को बचा रहा है, 18 साल का कोबी मेनो यूनाइटेड और इंग्लैंड के लिए फुटबॉल खेल रहा है। यहां पर 30 साल का मैं हो गया हूं आज भैया। 30 साल का होने के बाद मैं इनके ऊपर वीडियो बनाता हूं, मतलब शर्म भी आनी चाहिए मुझे, लेकिन क्या करूं, अब यही धंधा है और धंधा तो गंदा होता ही है। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेष जो कि आप लोगों ने मुझे सुबह से नहीं, कल रात से देनी शुरू कर दी थी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली जो न्यूज़ आई है कल रात में निकलकर, वो काफ़ी सारे क्लब्स को परेशान भी करेंगी एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे क्लब्स को एक्साइट भी करेंगी। तो शुरुआत तो उस चीज़ से करते हैं जिस पर सबकी निगाहें बनी रही थी अभी हाल फिलहाल में, वो है बायर्न म्यूनिख की जॉब के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आई है। अब देखो, नागल्समैन को लास्ट ईयर उन्होंने थॉमस टूकल के लिए सेक कर दिया था, लेकिन अभी पेरोल पे रखा हुआ है। अब अभी यहाँ पर नागल्समैन आपके जर्मन नेशनल टीम के कोच बन गए। और कल जब आपके बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर से सवाल जवाब किए गए कि भाई अगला मैनेजर कौन होगा और थॉमस टूकल के जाने के बाद किसको आप आता देख रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि देखो, नागल्समैन को हमने सेक जरूर किया था, लेकिन नागल्समैन की वापसी के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं हुए। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आप रूल आउट मत करो कि नागल्समैन वापस बायर्न म्यूनिख को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब नागल्समैन से पूछा गया सेम सवाल, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, आप फुटबॉल में किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। तो अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिटर्न बैक। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि आई वुड लाइक टू रिटर्न बैक, पर उन्होंने ये ज़रूर बोल दिया कि हाँ, अगर सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली आप मुझे वापस से बायर्न म्यूनिख को मैनेज करता देख सकते हो। और इस वक्त पर बायर्न म्यूनिख काफ़ी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स उनके हैं जो कि इस सीज़न के बाद एज अ फ्री एजेंट छोड़ के जा सकते हैं, मतलब 2025 के सीज़न के बाद, 24-25 सीज़न के बाद। अब यहाँ पर उसमें नाम आता है आपके अल्फोंसो डेविस का, जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 में एक्सपायर हो रहा है, देन जोशुआ किमिक का हो रहा है, देन सर्ज ग्नाब्री वगैरह का हो रहा है। तो ये सारे प्लेयर्स इस वक्त पर ना बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे सरदर्द बने हुए हैं बायर्न म्यूनिख की मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपना फ्यूचर कमिट नहीं करना चाहते बायर्न म्यूनिख के साथ। और यहाँ पर अल्फोंसो डेविस तो पर्दे के पीछे रियल मैड्रिड से लिंक हो भी रहे हैं और लगातार नेगोशिएशंस चल भी रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, अगर आप बायर्न का ट्विटर हैंडल उठाकर देखोगे या फिर अगर आप बायर्न का सोशल मीडिया एंगेजमेंट देखोगे ना, तो उस पर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उनके माउथ पीसेस के एंड से, उससे ये पता लग रहा है कि जोशुआ किमिक आपका करियर जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते बायर्न म्यूनिख में। अब ऐसे सीन पर जब एक ऐसा प्लेयर जो कि आपका फ्यूचर कैप्टन बनने वाला था, या फिर आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपकी टीम का, अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म कमिट नहीं करना चाह रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकालना चाहोगे। और इस वक्त पर जोशुआ किमिक के लिए बहुत सारी टीमें लाइंड अप हैं। आपके पास लिवरपूल का ऑफर है, आपके पास बार्सिलोना का ऑफर है, आपके पास यहाँ पर मैन सिटी तक का ऑफर आ सकता है। एंड अगर यूनाइटेड यहाँ पे कैसेमीरो से थोड़ा बहुत पत्ता काटने की कोशिश करेगी, पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी यहाँ पर जोशुआ किमिक की डील के लिए कूद पड़े। एंड कूदना भी चाहिए, अगर देखा जाए लॉजिकल सेंस पे अगर हम देखें तो जोशुआ किमिक जैसे प्लेयर की डील हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वो आपका ना सिर्फ एज अ नंबर 6 खेलेगा, बल्कि ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट बैक। उसके अलावा ही कैन ऑल्सो प्ले इन नंबर 8 रोल एज वेल, बॉक्स टू बॉक्स रोल में। बट डेफिनेटली बायर्न की दिक्कतें खत्म नहीं होने, क्योंकि यहाँ पर उनके जो मेन प्लेयर रहे हैं इतने लंबे टाइम से, और उनके गोट गोलकीपर मैनुएल नॉयर को इंजरी हो गई है, और आने वाले फिक्चर्स के लिए वो डेफिनेटली अब थोड़े से आप बोलोगे डाउट में है कि उनको यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वक्त पर बायर्न के पूरे टोटल स्क्वाड की, तो उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर्स बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर नॉयर, अगर आप बोलोगे पिछले 3-4 साल में जितने इंजर्ड रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्न को उनके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड नॉयर को भी अपने करियर पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कितने दिन और यहाँ पर फुटबॉलिंग के टॉप टियर लेवल पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी 37। तो डेफिनेटली यहाँ पर उनके ऊपर भी डिसीजन उनके एंड से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, ब्रूनो फर्नांडिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर्स इन द लीग राइट नाउ। एंड लीग राइट नाउ के जब से वो आया है तब से उसको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि पहले हमें पेनल्टीज मिलती तो ही यूज्ड टू स्कोर दोस पेनल्टीज, एंड इसलिए उसका नाम पेनांदिस पड़ गया। स्टैट्स उसके कभी झूठ बोलते नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन द लीग। हाँ ठीक है, ही इज़, आप बोलोगे अ क्राई बेबी आप बोल लो, या फिर आप बोलोगे बहुत ज़्यादा बॉल लूज करता है, बट जब बात क्रिएटिव साइड की आती है तो ब्रूनो इज अमंग्स द बेस्ट इन द, नॉट जस्ट इन द लीग बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन उनके केडीबी से करते हैं, जो कि इलॉजिकल है, क्योंकि केडीबी और ब्रूनो को कोई कंपैरिजन नहीं है। बट यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को अभी आपने रीसेंट टाइम्स में जितना टीम के लिए एफर्ट डालते देखा है, और जिस तरीके से अभी लिवरपूल वाले मैच में आपने उनको सेंटर बैक तक खेलते देखा, वो उनके लीडरशिप क्वालिटी की एक बहुत बहुत क्लियर पिक्चर आपको शो करता है। एंड जो भी लोग ब्रूनो को हेट करते हैं, आई डोंट नो कैसे ये उनके मन में ख्याल आता है
कि ब्रूनो इज नॉट अ टीम प्लेयर, या फिर ब्रूनो प्लेस फॉर हिमसेल्फ, या फिर ब्रूनो इज नॉट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द यंगस्टर्स। आप देखो अभी जो क्लिप वायरल हो रही है उसमें रैशफोर्ड ने जब वो लास्ट मिनट चांस मिस किया, ब्रूनो वॉज द फर्स्ट वन जो कि सेंटर बैक से उठकर वहां से उनको फ्रंट लाइन तक वो बोलने आया कि यार ठीक है कोई बात नहीं है, देयर इज स्टिल एक्स्ट्रा टाइम टू प्ले फॉर एंड विल मेक श्योर कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लीडर। आई मीन ही इज ऑलवेज देयर टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द टीम एफर्ट। और यहाँ पर डेफिनेटली कल जो ब्रूनो ने इंटरव्यू दिया ना, आप उसमें एक एक चीज से एग्री कर सकते हो। लोग अक्सर ये समझते हैं कि पेप गार्डियोला की जो फुटबॉल है वही आपके एरिक टेन हाग की फुटबॉल होगी। वो हो नहीं सकती, क्योंकि आपके सिटी के प्लेयर्स जो है और यूनाइटेड के प्लेयर्स है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूनाइटेड हैव ऑलवेज बीन अ काउंटर अटैकिंग टीम, नॉट जस्ट फॉर नाउ बट आप अगर क्लासिक्स उठाकर देखोगे ना, बसबी बेब्स के बाद आपके जो रॉन एटकिंसन आए, फिर उसके बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन आए, हर जो टीम बनी है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो एक काउंटर अटैकिंग टीम ही बनी है। और यूनाइटेड की, और आप बोलोगे रियल मैड्रिड की जो पूरी फुटबॉलिंग फिलॉसफी है वो काउंटर अटैक पर ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंटर अटैक ही खेल सकते हैं, लेकिन इनकी बेस्ट फुटबॉल तब निकल कर आती है जब ये काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर ब्रूनो ने जिस तरीके से कल एक एक चीज ब्रेक डाउन किया ना कि ग्वार्डियोला ने फुटबॉल का पर्सपेक्टिव नैरेटिव चेंज करता है, इसीलिए हर कोई यहाँ पर ग्वार्डियोला ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही एक्सपेक्ट करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर क्लब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता और हमारे पास वो प्लेयर्स हैं भी नहीं। हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, उतने ज़्यादा पेशेंटली बॉल को मूव करने वाले प्लेयर्स नहीं है। इनसाइड स्पेसेस में यहाँ पर वो बॉल चलाने वाले प्लेयर्स नहीं है जो कि आपके बर्नार्डो सिल्वा और बाकी प्लेयर्स करते हैं। तो यहाँ पर फैन बेस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ग्वार्डियोला की टीम से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, एक फुटबॉल आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमारा क्लब डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एंड होपफुली आने वाले टाइम में हमें ये चीज़ और थोड़ा बेटर एंड पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली आप बोलोगे जेडन सैंचो और डॉर्टमंड यहाँ पर आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं एंड इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि एक सॉल्यूशन रीच हो सकता है इन दोनों के बीच में। और फिर यूनाइटेड के सामने ऑफर रखेगी यहाँ पर बोरुसिया डॉर्टमंड, जो कि वेजेस का जो सॉर्ट आउट हो जाएगा उनका इशू जेडन सैंचो के साथ, तो उसके बाद ये डील गो थ्रू हो सकती है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर कम से कम 40 से 45 मिलियन डेफिनेटली डिमांड करेगी और जेडन सैंचो के लिए डॉर्टमंड यहाँ पर 30-35 मिलियन से ऊपर देने को तैयार नहीं है। अब ये वही क्लब है जिसने 5 मिलियन के लिए जेडन सैंचो को उस सीजन में सेल नहीं किया था, जिसमें जेडन सैंचो अपना पूरा मन बनाए बैठे थे और हर तरफ यही न्यूज़ थी कि डॉर्टमंड विल सेल जेडन सैंचो। तो यहाँ पर आई डोंट वांट यूनाइटेड टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ डॉर्टमंड बिकॉज देर आर वेरी डिफिकल्ट क्लब टू नेगोशिएट विद। और अगर वो 10 मिलियन का ऑफर जो है वो अप नहीं करते हैं तो उसमें फिर हमें उनकी टीम से एक आधा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा इफ़ यू वांट टू गो फॉर समवन, गो फॉर अ स्लॉटर बैक, क्योंकि सेंटर बैक आपको चाहिए। स्लॉटर बैक के केस में यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेंटर बैक मिल रहा है हु इज ऑल्सो गुड ऑन सेट पीसेस एंड अगर आप देखोगे इंटरसेप्शन रेट और प्लेइंग फ्रॉम द बैक में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड लाइन में जो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है उसमें यहाँ पर बेंजामिन सेस्को का नाम आ रहा है। आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले बेंजामिन सेस्को से यूनाइटेड लिंक थी जब वो साल्जबर्ग के लिए खेल रहे थे, बट उस टाइम पे आरबी लाइप्जिग ने अपने जो सिस्टर क्लब है उससे सेस्को को उठा लिया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेंजामिन सेस्को का सीजन डिसेंट चल रहा है और यूनाइटेड हॉयलैंड के अलोंग साइड यहाँ पर एक और यंगस्टर्स ही रखने की प्लान कर रही है। तो उस केस में बेंजामिन सेस्को का जो नाम है वो सामने निकल कर आ रहा है। अभी ये कोई कंक्रीट रिपोर्ट्स नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली क्योंकि अब मार्केट ओपन होने वाला है थोड़े ही टाइम में, तो यहाँ पर डेफिनेटली अब न्यूज़ जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर नई नई मिलेंगी, नए नए नाम जुड़ते दिखेंगे। बट मेरे ख्याल में यूनाइटेड को 2 यंगस्टर्स के बजाय एक यंगस्टर और एक सीनियर फिगर को लाना जरूरी है फ्रंट लाइन में, क्योंकि हॉयलैंड इज इन द ग्रोइंग फेज राइट नाउ और अभी उसके लिए एक ऐसा फॉरवर्ड अलोंग साइड खेलना जरूरी है जो कि उसको गेम के बारे में थोड़ा और सिखा सके। और उस केस में जो पॉसिबल नाम हो सकते हैं वो डेफिनेटली आप बोलोगे अगर हम सऊदी लीग से बेंजेमा को कम वेजेस पर लेकर आ पाए तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी बेंजेमा एट यूनाइटेड, या फिर अगर हम यहाँ पर लेवेंडोस्की से उसका 1-2 साल अच्छा निकाल पाए, आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक हिम एज वेल। मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा। अल्टीमेटली कवानी जैसा एक रोल मॉडल जो कवानी ने प्रोवाइड किया था, एक स्ट्रक्चर और एक हेल्पफुल आप बोलोगे रोल ग्रीनवुड के लिए और बाकी फॉरवर्ड्स के लिए, वैसा ही ये रोल ये भी कर सकते हैं। एंड आप बोलोगे एलीट स्ट्राइकर से सीखने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो प्लेयर को बहुत जल्दी और बेटर बना देता है एंड डेफिनेटली उसका गेम अपग्रेड भी बहुत जल्दी होता है, जैसे ग्रीनवुड के केस में होता है, रैशफोर्ड के केस में होता। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपने यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइनिंग्स पे फोकस करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना इस वक्त पर नया मैनेजर ढूंढ रही है और यहाँ पर कल जब डेको का इंटरव्यू तो उन्होंने लुइस एनरिक का नाम सामने रखा है कि ही समवन जो कि एडमायर किया जाता है क्लब के अंदर एंड डेफिनेटली कुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन। पीएसजी से अभी कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है, डेफिनेटली यहाँ पर पीएसजी अभी फेस करने वाली है बार्सिलोना को, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको एक आप बोलोगे सिनेरियो देखने को मिल सकता है जहाँ पर शायद यहाँ पर
पीएसजी के बाद अगला चैप्टर वापस से शुरू हो सकता है लुइस एनरिक का बार्सिलोना में, लेकिन अभी भी शावी के सिचुएशन के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑल्सो अगर यहाँ पर प्लेयर साइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता है कि इस वक्त पे बहुत सारे लोन प्लेयर्स खेल रहे हैं बार्सिलोना में, और दो जॉ जो है वो भी लोन पे खेल रहे हैं, जॉ कैंसेलो एंड जॉ फेलिक्स। कैंसेलो के बारे में तो बार्सा मैनेजमेंट बिल्कुल श्योर है कि उनको कैंसेलो को साइन करना है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं जॉ फेलिक्स के ऊपर, तो बार्सिलोना बोर्ड में भी अभी असमंजस का माहौल है कि यार ये प्लेयर है तो बहुत टॉप क्लास, लेकिन कंसिस्टेंसी का इशू है, और यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड इतनी आसानी से उसको जाने देगी नहीं, वो अच्छा खासा पैसा डिमांड करेंगे। ऑल्दो जॉ फेलिक्स ने सेलिब्रेशन वगैरह सब कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एटलेटिको का क्योंकि पूरा हक बनता है जॉ फेलिक्स को रोकने का और अपने मन मुताबिक प्राइस डिमांड करने का, तो वहाँ पर फाइनेंसिस को देखते हुए जॉ फेलिक्स के ऊपर एक डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जॉ कैंसेलो तो बार्सिलोना में आप ये मान के चलो 98 या 99% आ ही रहे हैं, क्योंकि मैन सिटी उनसे मूव करना चाहते हैं, और मैन सिटी को पता भी है कि इस वक्त पर अगर देखा जाए तो इन सारे प्लेयर्स से जो आपके क्लब के लिए कमिटेड नहीं, उनसे मूव करना बेटर डिसीजन रहेगा। ऑल्सो यहाँ पर अगर बात की जाए रियल मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड अभी आप देखोगे इंजरी के चलते काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर रही है। कोर्टुआ इंजर्ड हो गए हैं और आपके बाकी डेविड आल्बा वगैरह ऑलरेडी इंजर्ड थे। इस बीच में अल्फोंसो डेविस का जो नाम निकल कर आ रहा है, एंड डेफिनेटली एंटोनियो सिल्वा का भी नाम लिंक हो रहा है यहाँ पे रियल मैड्रिड से, तो रियल मैड्रिड को यहाँ पर अल्फोंसो डेविस के लिए पुश इस साल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्न म्यूनिख उनको ऑफलोड करेगी, और अगर कोई दूसरी टीम आती है रियल मैड्रिड से पहले तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आपके अल्फोंसो डेविस को सेल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक मैनेजर रोल के तौर पर, आप देखोगे लिवरपूल के केस में, तो अब क्योंकि यहाँ पर आपका जो बार बार जाबी अलोंसो का नाम है ना, वो ऐसा निकल कर आ रहा है कि शायद जाबी अलोंसो रुक सकते हैं बायर लेवरक्यूजन एक और सीजन, तो उस केस में फिर लिवरपूल का अगला मैनेजर कौन होगा ना, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और यहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है, वो अपने टॉप हायर के लेवल पर डेफिनेटली लोगों को ऐड कर रहे हैं, माइकल एडवर्ड्स वगैरह को, बट मैनेजर का रोल कौन अडॉप्ट आपका बेसिकली एक्सेप्ट करेगा, एंड डेफिनेटली किसके साथ नया प्रोजेक्ट प्लान करेगी लिवरपूल, वो सबसे बड़ा सवाल है। बट आप लोग बताइए यहाँ पर क्या जोको किमिक के लिए यहाँ पर आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए, और यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को किन प्लेयर्स से मूव ऑन करना चाहिए और किन प्लेयर्स को रोक के रखना चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे कि बार्सिलोना के केस में आपको क्या लगता है कौन सा मैनेजर होगा सही, क्या यहाँ पर नया मैनेजर लाना जरूरी है या फिर शावी को एक और साल देना जरूरी है। ऑल्सो ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेज, इट रियली मीन्स अ लॉट। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स हिट 80K बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वी कैन मेक इट देयर, वी एक्चुअली कैन रीच 80K बिकॉज यू गाइज हैव बीन ब्रिलियंट सो फार इन दिस मंथ। तो यहाँ पर हम 80K तो अचीव कर ही सकते हैं। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ रात में चिल स्ट्रीम के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव शोन अस over this platform and over every other platform. Baki, bye bye, take care.